गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 का पाठ 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि पाठ के बारे में हम पढ़ेंगे। यह पाठ विश्व जनसंख्या के बारे में है। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। विश्व जनसंख्या का 90% भाग इसके 10% स्थल भाग पर निवास करते हैं। जो भी विश्व की 90% जनसंख्या है वो केवल पृथ्वी के 10% भाग पर पाई जाती है, और जो 10% बाकी की बची हुई जनसंख्या है वो पूरे विश्व के 90% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। ठीक है, 90% कितने भाग पर? 10% पर, और 10% जनसंख्या 90% भूभाग पर पाई जाती है। विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। विश्व में बहुत अधिक देश हैं, लगभग 200 के लगभग देश हैं, लेकिन विश्व की जो 60% जनसंख्या है वो केवल 10 देशों के अंदर पाई जाती है। कौन कौन से वो देश हैं? जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान चाइना का, दूसरा भारत, थर्ड यूएसए, फोर्थ इंडोनेशिया, फिफ्थ ब्राज़ील, सिक्स्थ पाकिस्तान, सेवन्थ नाइजीरिया, एट्थ बांग्लादेश, नाइन्थ रूस और 10th मैक्सिको। ये 10 देश, इन सभी देशों के अंदर विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। बाकी जो इसके अलावा जो 180-190 देश जो बच गए उनमें सिर्फ विश्व की 40%। तो ऐसा क्यों है कि कई जगह पर जनसंख्या जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है और कई जगह पर जनसंख्या जो है वो बहुत कम पाई जाती है। तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों है कि कहीं पर जनसंख्या कम है और कहीं पर जनसंख्या जो है वो बहुत अधिक है। तो उसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण है उच्चावच। उच्चावच का मतलब होता है धरातल। अगर मैदानी क्षेत्र होगा तो मैदानी क्षेत्र के अंदर जनसंख्या जो है वो अधिक निवास करेगी, क्योंकि कृषि, उद्योग या किसी भी अन्य कार्य के लिए मैदानी क्षेत्र जो है वो सबसे अधिक उपयुक्त होता है। पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों के अंदर ना तो अच्छे से कृषि की जा सकती है, ना उद्योग धंधे लगाए जा सकते हैं, ना वहाँ पर परिवहन के साधन विकसित हो सकते हैं। वहाँ पर बहुत मुश्किलें आती हैं। इसलिए जो अधिकतर जनसंख्या है वो मैदानी क्षेत्रों के अंदर निवास करती है, जबकि पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या कम पाई जाती है। सेकंड पॉइंट है जलवायु। अधिकतर हम जो लोग हैं वो हम सम जलवायु वाले क्षेत्रों में रहना अधिक पसंद करते हैं। सम जलवायु क्या होती है? जहां पर ना अधिक गर्मी हो और ना ही अधिक सर्दी हो। ठीक है, इसके अलावा जो विषम जलवायु वाले क्षेत्र है, जैसे जो बहुत ज्यादा ठंडे हैं या बहुत ज्यादा गर्म हैं, उन क्षेत्रों के अंदर लोग रहना कम पसंद करते हैं। ठीक है, इसीलिए सम जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, वह विषम जलवायु वाले क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या कम पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जल की उपलब्धता। जल ही जीवन है। जल के बिना मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी पेड़ पौधे भी नहीं रह सकते। इसलिए अधिकतर जनसंख्या उन क्षेत्रों में निवास करती है जहां पर शुद्ध जल उपलब्ध होता है, क्योंकि बिना जल के तो मनुष्य नहीं रह सकता है, बिना पानी के सब सून है। ठीक है, इसलिए जहां पर जल उपलब्ध होगा वहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाएगी। इसके अलावा जहां पर जल उपलब्ध नहीं है, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र हो गई, रेगिस्तान हो गई, वहां पर जल नहीं पाया जाता, तो वहां पर जनसंख्या बिल्कुल ना के बराबर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है उपजाऊ मिट्टी। हमारे देश में लगभग 60% जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर करती है। ठीक है, क्योंकि कृषि से ही सभी जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध होता है, खाना उपलब्ध होता है। अगर कृषि ही नहीं होगी तो हमें खाना कहाँ से मिलेगा? इसीलिए जहां पर उपजाऊ मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाएगी वहां पर जनसंख्या अधिक निवास करेगी, और अनउपजाऊ वाले क्षेत्रों में जहां पर बंजर भूमि है वहां पर जनसंख्या कम पाई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है नगरीकरण। नगरीकरण के अंदर लगभग सभी प्रकार की सुख सुविधाएं आ जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ग्रामीण जो एरियाज हैं वो बहुत पिछड़े हुए हैं, जबकि नगरीय क्षेत्र हैं वो हर दृष्टि से जो हैं वो वहाँ पर हर तरह की सुख सुविधाएं जो है पाई जाती हैं। इसलिए जनसंख्या जो है वो नगरों में रहना अधिक पसंद करती है, वह ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या कम पाई जाती है।
नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिकरण। जहां पर भी उद्योग धंधे विकसित होंगे वहां पर लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। ठीक है, इसलिए जब लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा तो अधिकतर लोग जो क्या है उद्योगों के आसपास रहना पसंद करेंगे। ठीक है, इसलिए जहां पर उद्योग धंधे बस जाते हैं वहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है, बाकी क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या कम पाई जाती है। नेक्स्ट है परिवहन। आजकल के में दुनिया में परिवहन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कहीं भी बाहर जाना होता है तो हमें परिवहन की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो स्थल परिवहन हो, जल परिवहन, कोई ना कोई परिवहन होना आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि परिवहन ही है जो जिसके द्वारा हम बहुत लंबी दूरी जो है वो तय कर सकते हैं, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए जिन क्षेत्रों के अंदर परिवहन के साधन विकसित है वहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाएगी, और जहां पर परिवहन के साधन विकसित नहीं है वहां पर जनसंख्या कम पाई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण होगा, इसका मतलब है कि राजनीतिक शांति होनी चाहिए, आपसी विवाद, अपराध, दंगे, उपद्रव नहीं होने चाहिए। जैसे अभी अफगानिस्तान के अंदर सत्ता बदली है तब बहुत ज्यादा लोग मारे गए हैं। ठीक है, वो एक तरह से राजनीतिक अशांति उत्पन्न हुई थी जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। इसलिए लोग उन क्षेत्रों में रहना अधिक पसंद करते हैं जहां पर राजनीतिक शांति होती है, जहां पर किसी प्रकार का कोई दंगा फसाद उपद्रव वगैरह नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक व धार्मिक कारक। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कई बार धार्मिक स्थल जैसे कहीं बन जाते हैं तो उस धार्मिक स्थल से लोगों की बहुत सारी भावनाएं जुड़ जाती हैं और वो लोग उन धार्मिक स्थलों के आसपास रहना अधिक पसंद करते हैं। ठीक है, इसीलिए इन धार्मिक स्थलों के आसपास जनसंख्या अधिक पाई जाती है, बाकी जगह पर जनसंख्या कम पाई जाती है। इसके अलावा मनोरंजन के साधन या बाजार। बाजार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आज की दुनिया में मनोरंजन के साधन भी बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए बाजार और मनोरंजन के साधन जहाँ पर होंगे वहाँ पर भी जनसंख्या अधिक पाई जाएगी। जहाँ पर ये सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाएंगी। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। जहाँ पर हर तरह के मनुष्य उसी जगह पर रहना पसंद करता है जहाँ पर सभी तरह की सुख सुविधाएं, सुरक्षा हो, रोजगार हो, परिवहन के साधन हो, जलवायु भी अच्छी हो, रोजगार भी मिलता रहे। ठीक है, और किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, उन क्षेत्रों में जनसंख्या रहना अधिक पसंद करती है। ठीक है, जबकि जहाँ पर अनुकूल विपरीत परिस्थितियों के अंदर जनसंख्या रहना कम पसंद करती है। ठीक है, यही कारण है कि विश्व के 10% क्षेत्रफल पर 90% जनसंख्या रहती है, वह 90% क्षेत्रफल पर 10% जनसंख्या रहती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला इसमें पॉइंट आता है जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या का घनत्व किसे कहते हैं? प्रति इकाई वर्ग क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। मतलब कोई भी एक वर्ग ले लेते स्क्वायर। ठीक है, जैसे 1-1 किलोमीटर का ले लिया, चारों तरफ से 1 किलोमीटर का एक स्क्वायर बना लिया, उसके अंदर कितने व्यक्ति रहते हैं उनकी संख्या को वहां का जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर 382 लोग रहते हैं। जनसंख्या घनत्व के प्रकार हैं, 2 प्रकार बताए गए हैं। एक अंकगणितीय जनसंख्या घनत्व। अंकगणितीय जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, कुल जनसंख्या अपॉन में कुल क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या व कुल क्षेत्रफल के अनुपात को अंकगणितीय जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसके अंदर है कायिक जनसंख्या घनत्व। कुल जनसंख्या व कुल कृषि योग्य भूमि। ठीक है, क्योंकि पहले वाले में कुल क्षेत्रफल ले लिया गया था, लेकिन बाद में ये समस्या आई क्योंकि सभी जो पूरा जो क्षेत्रफल है वो रहने लायक नहीं है। ठीक है, ना वहां पर कृषि की जा सकती है, इसलिए कायिक के अंदर सिर्फ कुल कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल लिया गया। ठीक है, तो कायिक जनसंख्या घनत्व में कुल जनसंख्या अपॉन में कुल कृषि योग्य भूमि का अनुपात को कायिक जनसंख्या घनत्व कहते हैं। नेक्स्ट आता है जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन क्या होता है? किन्हीं भी 2 समय बिंदु, कोई भी 2 समय बिंदु ले सकते हैं, जैसे 2004 से 2020 तक। ठीक है, कोई भी 2 समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को
क्या कहते हैं? जनसंख्या का परिवर्तन कहते हैं। जनसंख्या के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उसको जनसंख्या का परिवर्तन कहते हैं। ये जनसंख्या का जो परिवर्तन है ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। मतलब जनसंख्या जो है वो कम भी हो सकती है और जनसंख्या में वृद्धि भी हो सकती है, जनसंख्या बढ़ भी सकती है। ठीक है, इसको जनसंख्या वृद्धि भी कहते हैं और जनसंख्या परिवर्तन भी कहते हैं। दो समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। जनसंख्या परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है व ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, अब जनसंख्या में परिवर्तन होने के 3 कारण है, 3 घटक हैं। क्या कारण है? जन्म दर, मृत्यु दर व प्रवास। अब जन्म दर होगा, अधिक लोग जन्म लेंगे तो उससे क्या होगा? जनसंख्या जो है वो बढ़ जाएगी। मृत्यु दर, अगर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या के अंदर कमी आएगी। और प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना, प्रवास कहलाता है। ठीक है, प्रवास किसी भी कारण से हो सकता है। वैसे प्रवास जो है मेनली 2 कारणों से होता है, एक तो अपकर्ष कारणों से और दूसरा प्रतिकर्ष कारणों से। अपकर्ष कारणों का मतलब होता है वे कारण जो हमें आकर्षित करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें आकर्षित करते हैं। जैसे मान लिया हम गांव में रहते हैं, हमारा कोई दोस्त शहर में रहता है तो वो आके हमें बताता है कि वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मजदूरी मिलती है, तो हम यूँ सोचते हैं, या बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है, तो हम भी ये सोचते हैं कि चलो भाई हम भी वहीं चले ताकि हमें भी वहाँ पर अधिक सैलरी मिले। मतलब हम उस चीज़ से आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, या कोई वैसे बताता है कि वहाँ पर बहुत अच्छे परिवहन के साधन हैं, बहुत अच्छे सिनेमा हॉल हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन संस्थान हैं। ठीक है, बहुत अच्छे हॉस्पिटल हैं। मतलब किसी भी तरह से हम जब आकर्षित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वो अपकर्ष कारक कहलाते हैं। जबकि प्रतिकर्ष कारक में व्यक्ति मजबूर होकर के जाता है। मजबूर किस लिए होकर जाता है? मान लो गाँव में कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हो, कोई महामारी फैल गई हो, बाढ़ आ गई हो, भूकंप आ गया हो। ठीक है, जब व्यक्ति मजबूर होकर के जाता है तो उसको प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। तो प्रवास करने के 2 कारण हैं, अपकर्ष और प्रतिकर्ष। अपकर्ष जो आकर्षित करते हैं और प्रतिकर्ष जो मजबूर करते हैं। ठीक है, अब जन्म दर की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो किसी भी क्षेत्र में ले लेते हैं हम जन्म दर, किसी भी क्षेत्र में किसी भी विशेष वर्ष में प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। ठीक है, प्रति 1000, इसको प्रति 1000 में मापा जाता है। प्रति 1000 स्त्रियों में जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी याद करना है। अशोधित जन्म दर इक्वल टू किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म, ठीक है, जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, और नीचे किसी क्षेत्र विशेष में उस वर्ष के जो मध्य की जो जनसंख्या है वो। ऊपर तो क्या है कि जो जन्म लेने वाले जीवित बच्चे, और नीचे उस वर्ष के मध्य की जनसंख्या, लास्ट में मल्टीप्लाई में 1000। ठीक है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों 1000 में ही व्यक्त की जाती है, ये बात हमेशा याद रखनी। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों 1000 में। ठीक है, इसमें क्या है? प्रति 1000 स्त्रियों में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, जीवित बच्चों की। ठीक है, और मृत्यु दर में किसी भी क्षेत्र में किसी भी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, जन्म दर के अंदर तो लिया गया था प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा। ठीक है, स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए बच्चों की, और इसके अंदर आएगा प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, अशोधित मृत्यु दर किसे, उसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। किसी भी वर्ष में मृतकों की संख्या इस अपॉन में उस वर्ष के मध्य की जनसंख्या मल्टीप्लाई में 1000। ठीक है, तो इस तरह से अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में कई बार पूछ लिए जाते हैं। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.64 है। ठीक है, 1.64% है। उसके बाद आता है जननांगीय संक्रमण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत आखिर होता क्या है, इसके अंदर क्या बताया जाता है? बहुत सिंपल है।
जननांगीय संक्रमण का सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्व अनुमान के लिए किया जाता है। मतलब किस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है, वहां पर जन्म दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है तथा भविष्य में क्या होगा, वहां पर जन्म दर बढ़ेगी या घटेगी या मृत्यु दर कैसी होगी, बढ़ेगी या घटेगी, तो उसके पूर्व अनुमान के लिए इस जननांगीय संक्रमण के सिद्धांत का हम प्रयोग करते हैं। यह सिद्धांत हमें क्या बताता है कि जो ग्रामीण जो खेतीहर है, ठीक है, पहले जो समाज था वो हमारा कैसा था, ग्रामीण और खेतीहर जनसंख्या थी। पहले ग्रामीण थी, गांव में रहती थी और खेती करती थी, फिर जनसंख्या कैसी हो गई, नगरों में रहने लगी और उद्योगों में काम करने लगी। ठीक है, तो इस बीच क्या बदलाव आए हमारे समाज के अंदर, ग्रामीण से जब जनसंख्या नगरियों की तरफ गई है तब क्या बीच में बदलाव आए, उसके बारे में हमें ये बताता है, जिसे हम जननांगीय संक्रमण की अवस्थाएं कहते हैं। तो जो ये परिवर्तन होता है ग्रामीण से नगरीय का और खेती से उद्योगों का, इस बीच में 3 अवस्थाएं आती हैं। ठीक है, तो उन 3 अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। जननांगीय संक्रमण की पहली अवस्था के अंदर जन्म दर जो है वो उच्च है और मृत्यु दर जो है वो भी उच्च है। ठीक है, जिसके कारण जब जन्म दर भी ज्यादा है और मृत्यु दर भी ज्यादा है तो उसके कारण जनसंख्या वृद्धि जो है वो बहुत धीमे धीमे से होगी या ना के बराबर होगी, या तो स्थिर रहेगी या फिर जनसंख्या जो वृद्धि होगी वो बहुत ही धीमी रहेगी। ठीक है, अब उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर का कारण क्या होगा, एक तो उच्च मृत्यु दर का कारण तो हो गया महामारी है। ठीक है, महामारी है। ठीक है, इसके अलावा अशिक्षित लोग हैं, लोग जो है वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास अधिकतर बीमारियों का इलाज भी नहीं है। इसके अलावा जीवन प्रत्याशा जो है वो भी कम है, मतलब जीवन जीने की जो उम्र होती है वो भी जो है वो कम है, क्योंकि लोग जो है वो बहुत कम आयु में ही मर जाते हैं। ठीक है, इसलिए उनकी जीवन प्रत्याशा कम है, लोग अशिक्षित हैं, महामारी फैल जाती है बार बार, तो जिस कारण से जन्म दर व मृत्यु दर दोनों उच्च रहेंगे। दूसरी अवस्था के अंदर कुछ सुधार होगा, जिसके कारण से जन्म दर तो उच्च बनी रहेगी लेकिन मृत्यु दर में कमी आएगी। मृत्यु दर में कमी क्यों आएगी, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं जो है विकसित हो जाएंगी। ठीक है, लोग थोड़े से शिक्षित होंगे, जिसके कारण फिर जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होगी, क्योंकि जन्म दर तो अधिक है लेकिन मृत्यु दर कैसा हो गया, कम हो गया है, जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि होगी। अंतिम अवस्था में जन्म दर व मृत्यु दर दोनों में कमी आएगी। अब जब दोनों में ही कमी आएगी तो जनसंख्या या तो स्थिर हो जाएगी या फिर उसमें जो वृद्धि होगी वो बिल्कुल ही मंद गति से होगी। अब इसका कारण क्या है, जन्म दर व मृत्यु दोनों में कमी क्यों आई, क्योंकि लोग जो हैं वो शिक्षित हो गए हैं, नगरीय हो गए हैं, नगरों में रहने लगे हैं, उद्योगों में काम करने लगे हैं, उन्हें तकनीकी का ज्ञान हो गया है, जिसके कारण लोगों में समझ आ गई है, जिसके कारण उन्होंने जन्म दर भी कम कर दी है और मृत्यु दर तो पहले से ही कम हो गई थी स्वास्थ्य सुविधाओं के विकसित होने से। अब आगे आने वाले समय में स्वास्थ्य सुविधा में और ज्यादा विस्तार हुआ, जिसके कारण मृत्यु दर में और ज्यादा कमी आई है। इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे हमने डायग्राम बनाया है, एक तरफ तो ये जन्म दर है ऊपर वाली, नीचे वाली मृत्यु दर है। ठीक है, ये पहली अवस्था, दूसरी अवस्था और ये तीसरी अवस्था। पहली अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर दोनों आसपास चल रहे, कभी जन्म दर ऊपर है कभी मृत्यु दर ऊपर है। यही हाल इसमें है, लेकिन इसमें क्या है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों 35,000 के आसपास है। ठीक है, लेकिन तीसरी अवस्था के अंदर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम होकर 15,000 के आसपास आ गए हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी अवस्था के अंदर जन्म दर जो है वो ज्यादा है और मृत्यु दर जो है वो कम हो रही है, जिसके कारण जनसंख्या के प्राकृतिक वृद्धि जो है वो बढ़ी है। ठीक है, अतः इस अवस्था के अंदर जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जबकि पहली और तीसरी स्टेज के अंदर जनसंख्या जो है वो स्थिर है या फिर उसमें वृद्धि जो है वो धीमी गति से हो रही है। ठीक है, तो इसके साथ ही ये चैप्टर समाप्त होता है।